हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोगों का जो आर्टिकल है वह बहुत ही ज़्यादा गर्म मुद्दा बना हुआ है। उससे रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, एक तरफ जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप है, दुखी है। और एक तरफ जो है चाइना एक के बर्बादी पर एक हंस रहा है। ठीक है। तो मुख्य रूप से एक आर्टिकल ये जो है, ये आर्टिकल ये है कि ये जो अमेरिका का जो एक ईंधन भरने वाला जो टैंक था, जो जहाज था, ईंधन लेके आ रहा था, जेट में जो भरा जाता है, उसमें आग लग गई है। अब ये कहाँ पे लगा हुआ है? तो नॉर्थ सी में लगा हुआ है। तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो ऐसा नहीं कि केवल हम लोग जो है केवल यही डायमेंशन से पढ़ेंगे कि केवल आग लग गया, उससे मतलब नहीं है। अब हम लोगों के एग्जाम से रिलेटेड कितना इम्पोर्टेंट है वो मुख्य रूप से हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द शेयर कीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर करके और जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हम लोग अपने पूरे इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी में पूछ सकता है या फिर से अदर स्टेट एग्जाम्स में पूछ सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पे? पहला चीज जानेंगे कि इसका ये हानि होगा तो इससे क्या दिक्कतें हैं। दूसरा कि इन्वायरमेंटल रूप से अगर देखा जाए तो क्या इसमें परेशानियां होती हैं जब तेल रिसाव होता है या ईंधन जलता है समुद्र में। ठीक है। इससे फिर क्या इसके लिए कोई ट्रीटी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। फिर उसके एक बाद हम लोग देखेंगे इसके साथ साथ कि ये जो नॉर्थ सी है इसका लोकेशन क्या है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि नॉर्थ पिछले वर्ष यानी 2024 में ही यूपीएससी ने नॉर्थ सी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ भी लिया था। मैप बेस्ड जो क्वेश्चन पूछता है, लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा, वहाँ पे पूछा भी गया था। ठीक है। तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। और साथ साथ मैप्स बेस्ड जो क्वेश्चन है नॉर्थ सी से रिलेटेड, ये कौन कौन उसमें से नदियाँ उसमें गिरती हैं और कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। हालांकि पिछले वर्ष आ गया है नॉर्थ सी, तो इस संभावना कम है कि इस वर्ष आए, लेकिन उससे रिलेटेड हो सकता है जो बाल्टिक सी है वो आ जाए। ठीक है। या कैस्पियन सागर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ है, ब्लैक सी मतलब चर्चा में है, या अजोब सी है तो यहाँ, या अरल सी है तो वहाँ से आ जाए। ठीक है। वो मैंने पिछले क्लास में बताया भी है। तो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं मुख्य रूप से, या फिर इसका मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र पे, बायोडाइवर्सिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है वह। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि यह लोकेशन इसका कहाँ है। और साथ साथ और भी एक सी पढ़ेंगे जो बाल्टिक सी है। और बाल्टिक सी से जब जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उनके बारे में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जल्द से इसको कवर करें। तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि उत्तरी सागर में ये टैंक जा रहा था। पूर्वी इंग्लैंड के पास एक मालवाहक जहाज था जो अमेरिकी सेना के लिए जेट ईंधन ले जा रहा था। ठीक है। तो इस टैंकर को टक्कर लगने से क्या हो गया है, इसमें आग पकड़ लिया है। और आग पकड़ने से इसका ईंधन उत्तरी सागर में फैल गया है। ठीक है। अब उत्तरी सागर में जब इसका ईंधन फैल गया होगा तो क्या कंसर्न है? देखिए कंसर्न क्या है। मुख्य कंसर्न ये है कि जब जैसे जो शिप्स होती हैं, जो जहाजें होती हैं, जब समुद्र में आती हैं तो रिसाव भी होता है, तेल रिसाव होता है। तो उसके कारण क्या होता है, तेल चूंकि आप देखे होंगे कि तेल और जल अगर दो आप देखे होंगे दोनों में, तो तेल का जो डेंसिटी होती है वो जल के डेंसिटी से कम होता है। यानी पानी के घनत्व से जो तेल का घनत्व होता है वो कम होता है। यही कारण है कि तेल जो है वह उसके पृष्ठ पे, ऊपरी भाग पे तैरता रहता है। अब अगर ऊपरी पार्ट पे तैरता रहेगा तो होगा क्या कि ऊपर से जो आने वाला ऑक्सीजन है जो जीवों के लिए जरूरी है, उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और उसकी कमी होने के कारण क्या होगा, या मुख्य रूप से जो उसमें जो जीव हैं उनकी डेथ होने लगेगी, उनकी मृत्यु होने लगेगी। और इससे पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगा। खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगा तो बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगा। और फूड चेन प्रभावित होने के कारण जो पूरा वहाँ का इकोसिस्टम होगा वो प्रभावित हो जाएगा। फर्स्ट कारण तो ये हो गया। दूसरा, आपको पता है कि इससे क्या होता है, कार्बन सिंक भी होता है, तो वहाँ पर भी इफेक्ट डाले गए। तो इसके रिसाव को कम करने के लिए क्या कुछ ऐसा बायोटेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से, चूंकि ये तो आयात निर्यात सारी चीज़ें जो होती हैं वो समुद्र के मार्ग से ही होती है, तो तेल रिसाव लाजमी है कि होगा। तो क्या कोई ऐसा बायोटेक्नोलॉजी है कि जिसके माध्यम से इन तेल रिसावों को कम किया या उस पर जो है कंट्रोल किया जा सके? कम तो नहीं किया जा सकता कि उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटी है। दूसरा, अगर तेल रिसाव हो जाता है तो उसके बाद क्या उपाय किया जा सकता है, तो उस सारी चीज़ों के बारे में भी, जैसे आप देखे होंगे जैसे भूसी का राख वगैरह होता है या ज्वालामुखी राख जो होता है उसको छिड़क देने से भी वो क्या होता है, वो तेल उसमें बैठ जाते हैं, फिर नीचे जाके वो बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। फिर कुछ ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में जो जो मुख्य रूप से आप देखेंगे बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया भी
कार्य करते हैं, जो उस तेल को क्या करते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो वहां से भी वो हो जाता है। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे कि वो कौन ऐसी बैक्टीरिया है, कौन ऐसा जीव है जो इसको, जो तेल है उसको खाने का काम करते हैं, जो समुद्र में, जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने का भी एक तरह से काम करते हैं, उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये नॉर्थ सी है यह किससे किससे सीमा साझा करता है, और कौन कौन यहाँ से कैसा कैसा फैक्ट जो है आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, उसको पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रीलिम से रिलेटेड। तो देखिए ये है नॉर्थ सी आपका, उत्तरी सागर जिसको कहा जाता है। और ये नॉर्थ सी पड़ता कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो महासागर अगर पूछेगा, ओशन पूछेगा, तो क्या बताएंगे आप, ओशन में अटलांटिक महासागर बताएंगे। हाँ, अटलांटिक महासागर एस आकार की है, कैपिटल एस जो देखते हैं आप, उस आकार की है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के पूर्व तरफ दो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, और इधर से नीचे आप जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है। और ठीक इसके पश्चिम के तरफ जो अटलांटिक महासागर है उसके पश्चिमी तरफ कौन सा द्वीप पड़ता है, तो वहां से आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अटलांटिक महासागर है तो अटलांटिक ओशन में ये नॉर्थ सी पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन ऐसा देश है जो इससे सीमा साझा करता है। तो कौन करता है, एक तो यूके करता है। अब यूके में भी कई देशों का यहाँ पे समूह है जिसको यूके कहा जाता है। जैसे कौन कौन से देश हैं, तो इसमें नीदरलैंड है, आयरलैंड है, फिर इंग्लैंड है, फिर स्कॉटलैंड है। तो क्या यह आयरलैंड और मुख्य रूप से भी इससे सीमा साझा करता है, चाहे नॉर्थ आयरलैंड हो या आयरलैंड हो। तो पहले यूके के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल कर लें कि यूके जो है ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड, इनको मिला करके एक सभी ग्रुप में मिला करके इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, ठीक है। यही 4-5 जो देश हैं इनको मिलाकर यूके कहा जाता है। लेकिन यह जो नॉर्थ सी है वो आयरलैंड से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अब एक चीज और जानकारी थोड़ा सा लीजिए कि आयरलैंड जो है उसके पूर्व की तरफ क्या है, डबलिन की खाड़ी है, ठीक है। तो डबलिन सागर अगर आपसे पूछ रहा है कि डुबलिंग सागर या डबलिंग सागर मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है, तो आयरलैंड के पूर्वी भाग में पड़ता है। फिर आयरिश सी अगर पूछा जाए आपको कि आयरिश सी कहाँ है, तो आयरलैंड के पूर्वी भाग में। फिर आपसे पूछा जाए सेल्टिक सी, तो सेल्टिक सी कहाँ है, आयरलैंड के दक्षिणी भाग में है। और इंग्लैंड से अगर पूछा जाए तो इंग्लैंड से पश्चिमी भाग में है, ठीक है। अब इंग्लैंड में आप जानते हैं यहाँ पे टेम्स नदी बहती है, टेम्स नदी आके यहाँ पे गिरती है कहाँ पे, नॉर्थ सी में, ठीक है। तो इसको, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो नॉर्थ सी से कौन कौन सीमा साझा करने वाले हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ सी से सीमा साझा करने वाले कौन कौन देश हैं। तो एक तो नॉर्वे है जिसकी राजधानी ओस्लो है, ठीक है। तो नॉर्वे हो गया। दूसरा हो गया डेनमार्क जिसकी राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है, ठीक ना, ये राजधानी भी याद करते चलिएगा। तीसरा जो है वो है जर्मनी, ठीक है, तीसरी जो है वो जर्मनी है। चौथा जो है वो है नीदरलैंड है। पांचवा जो है वो है बेल्जियम है। और जो छठवा है वो है आपका फ्रांस है। फिर इधर आप देखेंगे तो यूके यानी इंग्लैंड है, और इधर स्कॉटलैंड है। तो कौन कौन ऐसे देश हैं जो नॉर्थ सी से सीमा साझा कर रहे थे, तो नॉर्थ सी से सीमा साझा यानी उत्तरी सागर से जो अटलांटिक महासागर में है उसे कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं, तो है स्कॉटलैंड। फिर कौन सा है, यूके है। फिर यूके के साथ यानी यूके का मतलब आप याद रखिएगा इंग्लैंड है, ठीक है ना। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उसके बाद से फ्रांस भी है, फ्रांस का ये सीमा देखिए। फिर बेल्जियम है, फिर नीदरलैंड है, फिर यहाँ से जर्मनी है, फिर इसके बाद से डेनमार्क है, और डेनमार्क के साथ नॉर्वे है, ठीक है। तो नॉर्वे भी सीमा साझा करता है। और एटलीस्ट देखा जाए यहाँ पे अगर स्कार्जेरेक स्ट्रेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्कार्जेरेक स्ट्रेट है, तो यहाँ पे स्वीडन भी सीमा साझा करते हुआ दिखाई आपको देगा, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से जो देश थे वो सीमा साझा कर रहे थे किससे, वह नॉर्थ सी से। तो नॉर्थ सी से स्वीडन भी सीमा साझा करता है। तो कौन कितने देश हो गए, एक स्वीडन हो गया आपका, दो डेनमार्क हो गया, तीन, फिर जो जर्मनी है वो चार हो गया, फिर नीदरलैंड हो गया पाँच, फिर बेल्जियम हो गया छः, फ्रांस हो गया सात, फिर इंग्लैंड हो गया आठ, और स्कॉटलैंड हो गया नौ। तो टोटल 9 देशों से सीमा साझा करता है नॉर्थ सी, ठीक है। अब कौन कौन सी नदी इसमें आके गिरती है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये है इंग्लिश चैनल जो इंग्लैंड की तरफ पड़ता है। इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ने वाली एक जल संधि है। इस जल संधि के बारे में भी आप याद रखिएगा कि इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जो जोड़ती है वो कौन सी जल संधि है, डोवर जल संधि, यानी डोवर स्टेट है। तो डोवर स्टेट कहाँ कहाँ पे है, तो डोवर स्टेट क्या करता है, तो फ्रांस से लंदन को यानी फ्रांस से इंग्लैंड को अलग करने का काम करता है। तो डोवर जल संधि क्या करता है, फ्रांस से इंग्लैंड को अलग करता है, और साथ ही इंग्लिश चैनल को जोड़ता है कहाँ से, नॉर्थ सी से। तो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ने का काम करता है डोवर जल संधि, और इंग्लैंड को फ्रांस से पार्टिसिपेट करता है, अलग करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसमें नदियों के बारे में अगर देखा जाए तो इंग्लिश चैनल में गिरती है साइन नदी। तो साइन नदी जो है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है, नॉर्थ सी में नहीं गिरती है। तो नॉर्थ सी में कौन कौन सी गिरती है याद रखिएगा, एक तो
राइन नदी गिरती है और एक इल्वे नदी। तो राइन और इल्वे जो है वो नॉर्थ सी में जाके गिरने वाली जो है नदियां हैं। जो मुख्य रूप से देखेंगे आप राइन के बारे में, तो वह नीदरलैंड से होके जाके गिरती है। और जो इल्वे नदी है वह जो है जर्मनी से जाके कहाँ पे गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है। और आपसे पूछ दिया जाए कि स्केजरेक जो स्टेट है वो कहाँ पे है, तो वह स्वीडन और नॉर्थ सी के बीच में है। फिर स्टेट ऑफ डोवर अगर पूछा जाए, डोवर जल संधि, तो वो क्या करता है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर से अगर पूछा जाए केटागेट बे, केटागेट जो खाड़ी है वो कहाँ पे पड़ता है, तो स्वीडन और डेनमार्क के बीच में, स्वीडन और डेनमार्क के बीच में कौन सी खाड़ी है, केटागेट जो खाड़ी है वह कहाँ पे है, वह स्वीडन और डेनमार्क के बीच में है। ठीक है। फिर अगर पूछा जाए नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी कहाँ पे है, नॉर्वे के पश्चिमी भाग में है। ठीक है। अब बाल्टिक सी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि बाल्टिक सी कहाँ कहाँ पे पड़ता है, बाल्टिक सी किससे किससे सीमा साझा करता है। एक ट्रिक भी मैंने बताया है कि नॉर्थ सी से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ सी से सीमा साझा करने वाले हैं, नॉर्थ एंड बेग आर माई फ्रेंड्स, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो नॉर्थ मतलब नॉर्वे, फिर बेल्जियम, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर इंग्लैंड, फिर नीदरलैंड, फिर डेनमार्क, फिर स्कॉटलैंड। ठीक है। तो ये जो देश है वो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं किसे, आपके नॉर्थ सी से। तो नॉर्थ सी से सीमा साझा करने वाले देश आप फिर देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंग्लैंड है, फिर स्कॉटलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी है, फिर उसके बाद से नीदरलैंड है, फिर बेल्जियम है, और फिर क्या है, फ्रांस है। ठीक है। तो इतने देश हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 देश जो है वो सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बाल्टिक सी पे। बाल्टिक सी यहाँ पे सीमा साझा करता है, एक तो है गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है। अब नॉर्वे अगर आप पूछेंगे तो नॉर्वे सीमा साझा करता है रसिया से। ठीक। तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पे है, तो फिनलैंड की जो खाड़ी है वो रसिया और फिनलैंड के बीच में है। देखिए ये रसिया वाला पार्ट है, ये फिनलैंड वाला पार्ट है, इसके बीच में है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है। फिर इस्टोनिया से भी सीमा साझा करता है गल्फ ऑफ फिनलैंड। अब बाल्टिक सागर की हम लोग बात कर रहे थे, तो बाल्टिक सागर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें, किससे किससे सीमा साझा करता है। एक तो हो गया पोलैंड, हो गया पोलैंड के बाद से अगर आप देखेंगे, पोलैंड के बाद से कौन सा हो गया, तो बाल्टिक सी जर्मनी से, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है। तो ये हो गया पोलैंड, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया डेनमार्क, उसके बाद से स्वीडन, उसके बाद से फिनलैंड, फिर से रसिया वाला थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रसिया। ठीक है। तो किससे किससे सीमा साझा करता है बाल्टिक सी, इसको बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है। तो बाल्टिक सी से जो सीमा साझा करते हैं कौन कौन से देश हैं, वो है स्वीडन है, फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, रसिया है, पोलैंड है और डेनमार्क है। यह जो है सीमा साझा करते हैं किससे, बाल्टिक सी से। ठीक। और बाल्टिक सी में ही एक आइसलैंड है, इसको भी याद रखेंगे। आइसलैंड का नाम क्या है, तो ये आइसलैंड जो है उसका नाम है एलैंड आइसलैंड। एलेंड आइसलैंड कहाँ पे है, तो बाल्टिक सी में। ठीक है। फिर गोटलैंड अगर पूछा जाए तो स्वीडन का ये भाग है, ये भी बाल्टिक सागर में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर पूछा जाए गल्फ ऑफ रीगा कहाँ पे है, गल्फ ऑफ रीगा, तो गल्फ ऑफ रीगा आप देख पा रहे होंगे लातविया में है, लातविया की राजधानी ही है रीगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है रीगा की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ रीगा कहाँ पे है, लातविया में है। ठीक है। और अगर पूछा जाए बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। वैसे फिनलैंड की खाड़ी अगर पूछा जाए, फिनलैंड, रसिया और ईस्टोनिया के बीच में है। ठीक है। और अगर पूछा जाए गल्फ ऑफ गेडान्स्क ये कहाँ पे है, तो यह आप देख सकते हैं, जो ये रसिया वाला पार्ट है और ये पोलैंड वाला पार्ट है वहाँ पे है। ठीक ना। तो ये और नदी अगर पूछा जाए इसमें से कौन सी नदी आती है, तो बाल्टिक सी में जो नदी है पोलैंड में आती है उसका नाम क्या है, बिस्टुला रिवर। बिस्टुला रिवर, बिस्टुला रिवर यहाँ पे डेल्टा भी बनाती है, तो बिस्टुला की खाड़ी यहाँ पे है, बिस्टुला रिवर जो है वो क्या करती है यहाँ पे पोलैंड में जो बहती है और बाल्टिक सागर में जाके आके गिर जाती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है। तो पोलैंड की बहती हुई नदी है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ठीक। अब देखिए जो पिछले वर्ष 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी, उसके बारे में, यह सीएससी 2024 में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र से, उत्तरी समुद्र का मतलब नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से कितने देशों की सीमा साझा होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, किसे किसे, रूस से सीमा साझा होता था क्या, नहीं हो रहा था।
फिर नॉर्वे से हो रहा था क्या? बिल्कुल नॉर्वे से तो हो ही रहा था। फिर जर्मनी से क्या सीमा साझा हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। फिर फिनलैंड से अगर देखा जाए सीमा साझा हो रहा था तो क्या? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि बेल्जियम था, फिर जर्मनी था, जर्मनी यहाँ से जर्मनी से सीमा साझा कर रहा था। फिर यहाँ से जर्मनी के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं तो ये बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, डेनमार्क के साथ से नॉर्वे है, फिर स्कॉटलैंड है, फिर इंग्लैंड है, फिर फ्रांस है, इससे सीमा साझा कर रहा था। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर भी टिक पर में बताया कि नॉर्वे है, बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है और स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखे इसके फिनलैंड के बारे में कहीं देखे नहीं देखे। फिनलैंड कहाँ पे है आप देख पा रहे होंगे, फिनलैंड है यहाँ पे बाल्टिक सी में। तो फिनलैंड का सीमा बाल्टिक सी से सीमा साझा होता है। नॉर्थ जो सी है, उत्तरी सागर है, उसका सीमा नॉर्वे, उसके बाद से स्वीडन से भी नहीं होता है, तो नॉर्वे से होता है, डेनमार्क से होता है, जर्मनी से होता है, नीदरलैंड से होता है, बेल्जियम से होता है, फ्रांस से होता है और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से होता है। और फिनलैंड की बात किया जाए, फिनलैंड जो कह रहा था वो कहाँ पे है? वो तो बाल्टिक सी में है, अभी हम लोगों ने देखा बाल्टिक सी में है। तो कह रहा था कि कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है, कितने देशों की सीमा लग रही है? जर्मनी की लग रही है और नॉर्वे की लग रही है, रूस की नहीं लग रही है और फिनलैंड की नहीं लग, रूस और फिनलैंड की अगर पूछा जाए तो कहाँ से लग रही है? बाल्टिक सी से लग रही है, बाल्टिक सी से। तो हमसे क्या पूछा था? उत्तरी समुद्र यानी नॉर्थ सी का। तो कितने सही हैं? दो सही हैं, इसलिए केवल दो सही हैं इसमें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? बी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, चलिए। अब वही मैं बता रहा था कि अब इसमें जो तेल का रिसाव होगा तो होगा क्या? प्रदूषण होगा। और वहाँ से मैं बता रहा था कि बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होगा, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीज़ में प्रभाव पड़ेगी। तो उसको सही करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। या कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो एक जैसे आप देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ओलिजेपर। ओलिजेपर है, एक है ओलिवोरस यस। तो दो बैक्टीरिया हैं, एक ओलिजेपर है, एक है ओलिवोरस यस है। तो ओलिजेपर हो गया, ओलिवोरस यस हो गया। यह क्या करते हैं? यह तेल जो होता है, जो रिसा हुआ रहता है समुद्र के सतह पर, उसको तेल को खाने का काम करते हैं। कौन? ओलिजेपर और ओलिवोरस यस। ठीक, ये खा लेते हैं। और खाएंगे तो क्या होगा? ये इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल विथ हाई सल्फर कंटेंट इसमें रहता है। और इस ओलिजेपर से ज़्यादा ओलिवोरस जो यस है उसमें रहता है। जो क्या कर लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं मुख्य रूप से बैक्टीरिया, यह तेल को ही खा लेते हैं। जब खा लेते हैं तो साफ हो जाता है, फिर खांसी का भी प्रभाव कम पड़ता है। तो एक तो ये विधि हो गया। दूसरा विधि हो गया फ्लोटिंग बूम्स का प्रयोग करके, जो टेम्पोररी फ्लोटिंग बैरियर्स हैं उसका मरीन्स में, उसका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तीसरा जो है, जैसे राख हो गया या भूसी हो गई या जो ज्वालामुखी जो राख हो गया, उसको अगर छिड़काव करते हैं, उतने हालांकि उतना बड़ा मात्रा में तो कर नहीं पाएंगे, तो उसका छिड़काव करने से क्या होगा? वो सारी चीजें तेल को लेके क्या हो जाएगा? नीचे समुद्र की तली में बैठ जाएगा, तो यहाँ से नुकसान कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बायो मुख्य रूप से देखा जा रहा था, ये बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा से जो बनाया गया था, यह बैक्टीरिया जिसका नाम था ओलिजेपर या ओलिवोरस यस, क्या ये यह जो है केवल इससे अगर तेल के रिसाव को या तेल को खा लेता और केवल उसको तेल को खाकर पाचन करके यह सही हो जाता, तो केवल उतना के लिए इसको नहीं लगाया जाता। अब इसके संदर्भ में पीछे ये भी देखना जरूरी होगा कि यह जो बैक्टीरिया है, कि यह ये खा के तेल को तो पचा दिए, ठीक है, लेकिन क्या ये बैक्टीरिया अगर समुद्र में जा रहे हैं, तेल को तो सही कर दिए, क्या अगर किसी दूसरे जीव जंतु को इफेक्ट कर रहे हैं? अगर वैसा कर रहे हैं तब तो ये और ज्यादा घातक हो जाएगा। तो उस संदर्भ में उस चीज़ों का क्या होता है, उस पर बैन लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर बोम्स स्कीमर्स का प्रयोग किया जा सकता है। बोम्स आर फिजिकली बैरियर्स होते हैं, उसका भी प्रयोग करके बोट्स डिप्लॉयज रिमूवर आयर जो है उसका प्रयोग करके सही किया जा सकता है। तो ये विधि है कुछ। और उत्तरी इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर की उथली, ये सारी चीज़ें मैं बता दी हूँ, अभी आपको बताया हूँ। इसकी सीमा कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन यानी आर्कन और सेटलैंड द्वीप, उत्तर में नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, फिर बेल्जियम, फ्रांस, ये सब मैंने बताया अभी। डोबर जल संधि मैंने बताया, इंग्लिश चैनल बताया, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। इसके रन कटेगाट और डेनिश जल डमरू मध्य के माध्यम से उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? डेनिश जल संधि है, डेनिश जल संधि है। और बाकी जो मैं बताया कौन सा, डोवर जल संधि, वो क्या करता है? इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? तो फोर्थ, एल्वे, बेसर, एम्स,
राइन नदी हो गई, फिर से टेम्स नदी हो गई जो इंग्लैंड में बहती है, म्यूज, सेल्स, हम्बर हो गया, ये सब नदियां इसमें आके नॉर्थ सी में गिरती हैं। आर्थिक महत्व क्या है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक उत्पादन मत्स्य पालन में किया जाता है इसका उपयोग, और यूरोपीय देशों के बीच तथा यूरोप और मध्य पूर्व के बीच व्यापार के लिए प्रमुख शिपिंग क्षेत्र है। समुद्र तल के नीचे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण भंडार भी यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए ज़्यादा क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये आर्टिकल। आपके एग्जाम्स के लिए खासकर, ऐसे तो बहुत सारे बकवास के लिए सब चीज़ अलग चीज़ है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, उस पर मुझे जाना भी नहीं है, कमेंट भी नहीं करना है, लेकिन हम लोग वही पढ़ें, 5 मिनट ही पढ़े, 10 मिनट पढ़े, लेकिन वही पढ़ें, सटीक पढ़ें जो हमारे प्रीलिम्स या मेन से रिलेटेड हो, जो पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्चुअल जो डेटा हो, जो मुख्य रूप से जिस पे रियलाइज किया जा सकता है, या क्वेश्चन जहाँ से आता है जिस पार्ट से, उसको पढ़ा जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।